खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बड़े शहरों की तर्ज पर शहर में विकसित होंगी फूड स्ट्रीट। 3 स्थान चिन्हित करने के लिए UIT और नगर निगम अफसरों ने किया दौरा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लगाया जांच शिविर। सरस डेयरी के कैंप में लोगों ने दूध के सैंपलों की करवाई जांच। मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ मिनी सचिवालय पहुंचे बाशिंदे। रामनगर निवासियों ने जताया विरोध। और अब अलवर में नहीं बनेंगे अन्य जिलों के दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्थानीय आवेदकों को हुई सहूलियत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में बड़े शहरों की तर्ज पर फूड स्ट्रीट लाइन बनेगी। वहीं शहर के मुख्य मार्ग SMD और नंगले सर्कल जैसे व्यस्ततम मार्गों पर फास्ट फूड की दुकानें नहीं लगेंगी। UIT सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि मुख्य मार्गों को जाम से मुक्त रखने के लिए फूड स्ट्रीट लाइन बनाई जाएगी। फिलहाल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित मुख्य मार्केट में स्थान चिन्हित किया जा रहा है। यह भी ख्याल रखा जाएगा कि लोगों को शुद्ध आहार मिले एवं दुकानदारों की आमदनी में कोई खास प्रभाव ना पड़े। फूड स्ट्रीट में मिल्क वे, चाट बाजार और फास्ट फूड लाइन को जोड़ा जाएगा। उधर इसे लेकर UIT के सेक्रेटरी सहित नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र नरूका और PWD के अधिकारियों ने दौरा किया। वहीं इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला से भी विचार विमर्श होगा। सबसे पहले तो ये डायरेक्शंस मिले हैं कि हाइजीनिक एंड जो हेल्दी या क्लीन फूड स्ट्रीट है वो डेवलप करने हैं। तो अपने शहर में 3 लोकेशंस चूज़ करने हैं। तो अभी तो कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, बट हम सोच रहे हैं कि एक बस स्टैंड के आसपास, एक रेलवे स्टेशन के आसपास और एक मेन मार्केट, ये तो गाइडलाइंस आए हैं। तो इसी तौर पे हम जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे लोगों का आना जाना भी हो, ताकि जो दुकान आएंगे उनकी भी बिक्री अच्छे से हो एंड देन ट्रैफिक को भी परेशानी ना हो, जो अपना आवागमन है सुचारू रूप से चला जाए। तो इसलिए अभी तक हमने सुबह से ये तीसरी जगह है। तो अभी इसके बाद हम मैम से चर्चा वगैरह करके और जो नागरिक है उनका फीडबैक लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। सबसे ज़्यादा छात्रों के जो आवागमन है नेहरू गार्डन और कंपनी गार्डन के आसपास होता है। वहाँ काफ़ी जगह है, नगर निगम की रो भी है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, वो कंपनी गार्डन के आगे भी देखा है हमने, बट अभी हमने जो पार्किंग मैनेजमेंट है उसमें भी आया था कि वो हम जगह पार्किंग के तौर पे यूज़ कर ले। अगर हम वहाँ डेवलप भी करते हैं, अच्छा स्कोप है, बट हमें लग रहा है कि वो जो है गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा होगी और मेन रोड पे वो आ जाएगा जो पार्किंग वार्किंग वो है। तो वो भी है ऑप्शन, इवन नेहरू गार्डन के सामने भी है, तो वो फाइनलाइज कर लेंगे। तो कलेक्टर साहब इसे कब तक फाइनलाइज, इसको मूर्त रूप दे पाएंगे? तो अभी ये है कि जो डायरेक्शंस है राज्य सरकार से भी, वो तो जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आशा है कि आने वाले 10 दिन में ये फाइनलाइज हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सरस डेयरी ने पहल की है। इसके तहत नगर निगम के बाहर कैनोपी लगाकर शिविर का आयोजन किया गया। सरस डेयरी के मार्केटिंग हेड प्रकाश चंद ने बताया कि कई बार मिलावट की शिकायत आती है और इसे देखते हुए यह शिविर लगाया जा रहा है। इसमें कोई भी आम आदमी दूध के सैंपल लाकर चेक करवा सकता है कि उसमें फैट कितना है और मिलावट कितनी है। ऐसे में मशीन के जरिए सैंपल चेक कर तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। ये शिविर सरस डेयरी अलवर की तरफ से लगाया है। जनता को दूध की पहचान हो सके। अखबारों में जगह जगह यही आ रहा है, मिलावटी दूध आ रहा है, दूध में पानी आ रहा है, दूध सिंथेटिक आ रहा है, नकली दूध आ रहा है। तो आम जनता को दूध की पहचान के लिए कि वो जैसा दूध ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, शुद्ध है या नहीं है, तो ये शुद्ध के लिए युद्ध के तहत दूध जांच शिविर सरस डेयरी अलवर की तरफ से आज नगर परिषद के बाहर। जी सर। हाँ, तो जनता को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त दूध मिल सके, उसकी जांच हो सके। वो जैसा दूध ले रहे हैं, साइकिल वाला दे रहा है या किसी हलवाई से ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, उस दूध की गुणवत्ता क्या है उसकी जांच वो यहाँ आकर के करा सकता है। हमको थोड़ा सा 50-60 ग्राम दूध चाहिए, हम 5 मिनट में उस दूध का एनालिसिस करके उसको बता देते हैं कि इसमें दूध में कितना पानी है, कितनी फैट है, पीने लायक है या नहीं है, गुणवत्ता युक्त दूध है या नहीं है। सरस डेयरी का जो दूध है वो गुणवत्ता का दूध है, उच्च गुणवत्ता का। अच्छा, शुरू से ही सरस के सभी उत्पाद
दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, श्रीखंड इत्यादि सभी गुणवत्ता के आम जनता को दूध अच्छी क्वालिटी का मिल सके, उसके दूध की जांच के लिए हम ये शिविर लगा रहे हैं। आगे समय में कहाँ लगेगा शिविर? अगला शिविर अशोका टॉकीज पर लगेगा। तो आने वाले समय में ये शिविर लगते जाएंगे? हाँ, ये शिविर बराबर चलते रहेंगे, जनता को पता चल सके, जनता अपने दूध की जांच करा सकती है, निःशुल्क जांच है। अलवर के वार्ड 55 स्थित रामनगर में मोबाइल टावर लगाने को लेकर विरोध सामने आया है। ऐसे में मोहल्ले वासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय महिला तुलसी सोनी ने बताया कि 60 फीट रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में नंदलाल मीणा के मकान पर मोबाइल टावर लग रहा है। यहाँ घनी आबादी के साथ ही पास में स्कूल और लाइब्रेरी है। इस वजह से मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से बच्चों सहित मोहल्ले वासियों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने एडीएम से टावर के काम को रुकवाने का आग्रह किया है। ये क्या है, वार्ड 55 है हमारा। इसमें क्या है कि सामने हमारे एक मकान है जो मोबाइल टावर लगाने की जिद कर रहा है, लेकिन क्या पूरे मोहल्ले को दिक्कत है, कोई नहीं लगवाना चाहता, सब मना कर रही हैं। इसलिए हमने आज ये एडीएम मैडम से मिलने आए। कल खोदने वाले भी आए थे। किस तरह से खतरा है? खतरा ये है कि इससे मतलब एडिशनल जो मतलब वो निकलती है किरणें, उससे लोग बाग बीमार हो जाते हैं और कैंसर वैंसर की संभावना ज्यादा होती है, दिक्कत होती है ज्यादा। आपने बात करी, क्या कह रहा है वो यूँ कह रहा है हम तो आपसे जो करा जाए कर लो, हम तो लगाएंगे। और वो यहाँ रहता भी नहीं है। घरों में लग रहा है ये हमारे सामने एक है, यादव है, मीणा है, तो वो क्या वो यहाँ रहते भी नहीं है और दोनों की सरकारी नौकरी है, और पापा की भी और बेटे की भी। पर ये है कि इन लोगों ने जिद कर रखी कि लगाना है, लेकिन पूरा मोहल्ला लगाना नहीं चाहता था। अब अलवर में अन्य जिलों के दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। गौरतलब है कि सामान्य चिकित्सालय में सोमवार और गुरुवार को यह प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के निर्देश पर अन्य जिलों के लोगों को उनके ही जिले में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्देशित किया गया है। खैरथल तिजारा जिले के आवेदक सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरथल और कोटपुतली बहरोड जिले के आवेदक बीडीएम अस्पताल कोटपुतली सहित बहरोड जिला अस्पताल में प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने बताया कि अलवर मुख्यालय पर इन दोनों जिलों के आवेदकों के आने से स्थानीय लोगों का नंबर नहीं आ पाता था। अब नए आदेशों को लेकर ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रयास का सॉल्यूशन निकल गया। सीएमएचओ साहब ने हमें ऑर्डर कर दिए हैं कि वो उसी जिले में बनेंगे। जैसे कि मान लो जैसे बहरोड कोटपुतली के आ रहे हैं तो बीडीएम हॉस्पिटल उसमें बनेगा कोटपुतली में, या बहरोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहरोड के बनेंगे, या खैरथल डिस्ट्रिक्ट में जो भी तहसील आ रही है वो खैरथल डिस्ट्रिक्ट में सैटेलाइट हॉस्पिटल वही बनेंगे खैरथल में, जैसे कि अरविंद गेट जी ने बताया। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पर वो क्या कैसे भी तरीके से वो यहाँ आ जाते थे, खैरथल जिले के भी आ जाते थे, बहरोड कोटपुतली के भी आ जाते थे, तो फिर उनको ऑनलाइन में बहुत ज्यादा परेशानी आती थी कि ऑनलाइन उनके हो नहीं पाते थे। फिर हम उनसे कहते थे कि उसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, भाई डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। अब ये थोड़ा सोल्यूशन इसका काफी कंफर्ट एरिया बन जाएगा, मतलब एक तरीके से। यहाँ के लोग थे वो उनका नंबर नहीं आ पाता। हाँ, एक उनका भी नंबर नहीं आ पाता क्योंकि वो दूसरे आ जाते, फिर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि एक के साथ 4 आते गाड़ी आती है। अब कल से कम मीडिया में आ जाएगी खबर तो कम से कम ये हो जाए कि वो चलेंगे ही नहीं वहां से। ये फायदा हो जाएगा, हमको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा सर। ये सीएमएचओ और पीएमओ साहब का सहयोग रहा है इसमें, हमारे दोनों का भी बहुत सहयोग रहा, हमारे अस्पताल प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा है इसके अंदर। गौरतलब है कि स्थानीय दिव्यांगों की इस परेशानी को लेकर एटीएल ने खबर का प्रसारण किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 2 दिन मौसम पूरी तरह साफ रहने के बाद अलवर में शुक्रवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। अलवर शहर में कई जगह तो विजिबिलिटी केवल 20 मीटर रही। कोहरे के कारण वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही कोहरे का असर शुरू हो गया था, जो 8 बजे तक और बढ़ गया। हालांकि दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन सर्द हवाएं भी चलती रहीं। उधर शुक्रवार सुबह शहर सहित आसपास का इलाका सफेद कोहरे की चादर में सिमटा रहा। वहीं तेज ठंड में शहरवासी कपकपाते रहे। वहीं महिला नीलम व्यास ने बताया कि सुबह कोहरे के कारण होप सर्कस की इमारत भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर लोग अलाव तापते नजर आए। नागरिक जगदीश सोनी ने बताया कि वे सुबह बाजार में दूध लेने पहुंचे, लेकिन थोड़ी दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहीं एक बुजुर्ग का कहना था कि अचानक कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। जी बाबू जी, अलाव तेज रहे, आप तो ठंड को लेके क्या कहना चाहेंगे? ठंड अधिक है सर, ठंड इतनी भयंकर पड़ रही है कि हाथों की ठिठुरन नहीं जा रही है और काम भी नहीं किया जा रहा है। आज ज्यादा धुंध है? हाँ जी। और दिन से ज्यादा। कहाँ से आते हो आप? काम यहाँ कर काम करते हैं हमारे रोड में। अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ठंड बहुत है, गाड़ियों को धीरे चलाना चाहिए, अपनी सुरक्षा पहले करनी चाहिए, अपने
मतलब कि कपड़े जो है वो सेफ्टी से पहन के ठंड के मौसम में अपनी सेहत ध्यान रखना चाहिए। इसी से आजकल बुखार भी बहुत फैला हुआ है। ऑफ सर्कस भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और बड़ी परेशानी हो रही है। गाड़ियाँ भी, मैं बहुत देर से गाड़ियों की इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी गाड़ी भी नहीं आ रही है। देखिए, इस समय वातावरण इतना कुंठित हो रहा है कि मैं सुबह करीब 4:30 बजे जग जाता हूँ रोज़। 4:30, 5, 5:30, 5:45 तक कुछ भी नहीं था। अभी मैं 7 बजे बाद चला हूँ, सराफा बाज़ार में मेरी दुकान है, तो अचानक मेरे देखते देखते ही ये धुंध इस कदर हो गई है कि एक हाथ से 1.5 कदम 2 कदम तो मैं नहीं दिख जा रहा है और ठंड के आगोश में बढ़ता जा रहा है। ये न जाने कहाँ से अचानक सर्दी आई है। ये राम मालिक है। मैं इसका थोड़ा विस्तृत ज्ञान दे दूं आपका। ये जो पब्लिक को धुंध नज़र आ रही है ना, ये धुंध न हो करके महाभारत काल में जिस समय मत्स्य गंधा नौकायन करा रही थी, तो उस समय ऋषि पाराशर ऋषि नौकायन करके आ रहे थे, तो उस समय उनको काम जागृत हुआ था उसको देख करके। तब उन्होंने मत्स्य गंधा से पढ़ना निवेदन किया। मत्स्य गंधा बोले कि मुझे क्या मिलेगा इसके एवज में? बोले कि इसके एवज में तुझे मत्स्य गंधा से परिवर्तन होकर सुगंध गंधा में परिवर्तन हो जाएगी। उन्हें कि ऋषिवर इस समय ये जो नौकायन में कर रही हूँ, पब्लिक आ रही जा रही है, ये बोले इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तब ऋषि पाराशर ने इस धुंध का आविष्कार किया था जिसको कोहरा कहते हैं, और कोहरे के कारण ही मत्स्य गंधा सुगंध गंधा में परिवर्तित हुई संसर्ग के कारण, और उससे युग प्रवर्तक सृष्टि को एक मार्ग दिखाने वाला वेद व्यास का जन्म हुआ। पब्लिक को ये जानकारी नहीं है, साहित्यिक और पौराणिक, तो ये सुगंध गंधा को मत्स्य गंधा से परिवर्तित करने का रोल बना था। और इस समय इतनी कोहरा ठंड हो रहा है, नजर नहीं आ रहा कोई प्रशासनिक, तो प्रशासन तो क्या करेगा? ऑफ सर्कस नजर नहीं आ रहा। ऑफ सर्कस नजर नहीं आ रहा है, त्रिपोला के महादेव नजर नहीं आ रहा है, जहाँ पर केवल अग्नि जला के तप रहे ना भक्त लोग, वहाँ थोड़ा कोहरा हट जाता है। लेकिन अचानक, अच्छा एक लॉजिक मैंने ये भी नोट किया श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन में धूप पड़ेगी उसके दूसरे दिन बहुत तेज धुंध और कोहरा पड़ेगा। इसका कारण ये है कि अधिक उष्ण और गर्मी के कारण वहाँ पर हिमालय में बर्फ़ पिघलती है, और बर्फ़ पिघलने के कारण वाष्पीकरण होकर के कोहरा उठता है, और अपन दिल्ली के नज़दीक होने के कारण इस वजह से अपन को झेलना पड़ रहा है। मैं जगदीश सोनी, रामायण कथावाचक, आपके चैनल से कह रहा हूँ, बचाव रखें, सर्दी से बचें। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने 3 दिन तक बादल, कोहरे और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलवर भी शामिल है। 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर धनु मलमास का समापन हो जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस वक्त सूर्यदेव धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 15 जनवरी से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2025 का पहला सावा 16 जनवरी का है। इसके अलावा उन्होंने आगामी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। पिछले माह 15 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ धनु मलमास 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर धनु राशि से सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास का समापन हो जाएगा। धनु मलमास के समापन होने के साथ ही 15 जनवरी से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, और इस साल नव वर्ष 2025 का पहला सावा 16 जनवरी का रहेगा। इस वर्ष 2025 में 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे, और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मलमास, जिसे कि खरमास कहते हैं, रहेगा। 14 जून से 8 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, और बृहस्पति अस्त रहने के कारण फिर से शुभ मांगलिक कार्य पर रोक लग जाएगी। परंतु शास्त्रोक्त इस अवधि में अबुझ अर्थात स्वयं सिद्ध मुहूर्त काफी संख्या में संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त गुरु या शुक्र का अस्त होना अबुझ स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है। इसलिए इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी, 1 मार्च को फुलेरा दूज, 6 अप्रैल को श्री रामनवमी, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, 5 मई को श्री जानकी नवमी, 12 मई को पीपल पूर्णिमा, 5 जून को श्री गंगा दशहरा, 4 जुलाई को बड़ेले नवमी, और 6 जुलाई को देव शनि एकादशी का स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहेगा। 6 जुलाई को भगवान विष्णु शयन करने के कारण देव शनि एकादशी का
अबुझ मुहूर्त रहेगा। इसके पश्चात 1 नवंबर देवटनी एकादशी को स्वयंसिद्ध अबुझ मुहूर्त पर फिर से शादी विवाह का यह मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिले में किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए 75% अनुदान के साथ ऑटोमेशन मशीन मिलेगी। वहीं अब लिक्विड के जरिए पानी के साथ फसलों में खाद दी जाएगी। इससे अलवर जिले में पॉली हाउस और ड्रिप सिस्टम के जरिए सिंचाई करने वाले काश्तकारों को सुविधा रहेगी। उद्यान विभाग की ओर से सूक्ष्म सिंचाई, ऑटोमेशन एवं फर्टिगेशन तकनीक से खेती को आसान बनाया जाएगा। विभाग के उपनिदेशक KL मीणा ने पूरे नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि जिले में ऑटोमेशन के उद्देश्य से 123 हेक्टेयर के लिए 36,29,000 रुपए के अनुदान का लक्ष्य है। साथ ही फर्टिगेशन में 70 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 38,18,000 रुपए का अनुदान देने का लक्ष्य मिला है। देखो, इस टाइम पे किसान को बढ़ती लागत की इकाई को देखते हुए तो इसमें किसानों के लिए ऑटोमेशन और AI टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को फर्टिगेशन तकनीक से खेती में लाभ देने के लिए योजना चलाई गई है। और ये ज़िले में पहली बार किसानों को ऑटोमेशन के द्वारा चलाई गई है। इसमें 100 ज़िले को 123 हेक्टर के टारगेट मिले हैं। तो कितनी सब्सिडी है इसमें? इसमें जो भी इकाई लागत है उसमें 75% सब्सिडी है। क्या लाभ होगा इससे? इससे लाभ होगा कि किसान जो हैं इसमें हाई तकनीकी से जो खेती करना चाहते हैं किसान, विशेष तौर से जिनके ड्रिप सिस्टम है और ये पॉली हाउस है, उसमें जो तरल खाद है उसको मतलब ऑटोमेशन के माध्यम से उसकी पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जड़ में लिक्विड खाद मतलब ऑटोमेशन से पौधों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें किसानों को प्रति इकाई लागत जो है वो कम होगी और अधिक आमदनी होगी। पहले क्या होता था? पहले किसान अपने परंपरागत तरीके से बिना उसकी खाद की गणना किए हुए ही वैसे ही खाद डालता था और उसमें किसान को आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता था और पौधों को उत्पादन भी मतलब प्रति हेक्टर कम आता था। तो अभी इसके लिए किस तरह आवेदन हम कर सकते हैं? जो किसान भाई के पास में ड्रिप सिस्टम है, पॉली हाउस है या कोई हाईटेक की जो खेती करना चाह रहे हैं वो राज किसान साथी पोर्टल पे अपनी जमाबंदी और बिजली का उसके जो सिंचाई का साधन और उसके जन आधार कार्ड से ऑनलाइन करवा सकता है। तो अभी हमने कब से ये शुरू करेंगे? ये अभी हम किसानों की सूची जो लाभान्वित किसानों की सूची बना रहे हैं और अभी बहुत जल्दी हम बेनिफिशरीज़ को सरकार से जो हमको अनुदान दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो हम जल्दी इसको चालू कर रहे हैं। लाइफलाइन फाउंडेशन ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटियाना में दूसरी बार बच्चों को जर्सी वितरण किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में साफ सफाई और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भी शिक्षक अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उधर जर्सी वितरण के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मास्टर फखरुद्दीन सहित लाइफलाइन फाउंडेशन के कार्यकर्ता अयूब खान, कृष्णा, फतेह सिंह, राहुल मेहर और भामाशाह फिरोज आदि मौजूद रहे। लाइफलाइन फाउंडेशन अलवर द्वारा आज लगातार दूसरे दिन राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटियाना में गरीब बच्चों को जर्सी वितरण का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानाचार्य ने बताया था कि हमारे यहाँ पे साफ सफाई और शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए हमारे सभी शिक्षक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और कार्यक्रम में मौजूद रहे इंजीनियर अयूब खान जी, मास्टर फखरुद्दीन, फतेह सिंह, राहुल मेहर, वसीम सिंगल और इस कार्यक्रम के मुख्य भामाशाह थे हमारे फिरोज सरपंच जटियाना से। अलवर के परशुराम सर्कल पर 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। परशुराम सर्कल समिति की ओर से शुक्रवार को हुए कार्यक्रम में पदाधिकारियों के अलावा ब्राह्मण समाज से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही फल वितरण किया गया। समिति संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि परशुराम सर्कल का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। श्री परशुराम सर्कल अलवर के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज परशुराम सर्कल पर हनुमान चालीसा के पाठ किए गए हैं और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ सभी भक्ति भाव के साथ सभी बंधुओं ने यहाँ पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए एक हमने यहाँ अच्छा प्रयास किया है। और अब यहाँ पर फल वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। अभी सर्कल पर जो भी हमारे समाज के
बंधु बैठे हुए हैं। ये परशुराम सर्किल एवं जिला ब्राह्मण सभा और ब्राह्मण समाज के द्वारा यह हर वर्ष किया जाता है, यानी ये कहो सनातनी धर्म प्रेमियों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर वर्ष 10 जनवरी। उधर इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ और दीपक पंडित आदि उपस्थित रहे। और वहीं अलवर के मनुमार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शनिवार को पौष बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर में हर साल यह आयोजन होता है। इस दौरान सुबह भगवान की पूजा अर्चना के साथ अभिषेक होगा और भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए जाएंगे। वहीं दोपहर में महिलाओं द्वारा सत्संग के अलावा शाम को भोग लगाकर प्रसाद वितरण होगा। पौष के महीने में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में पौष बड़ा का महोत्सव श्रद्धा और प्रख्यात मनाते हैं। हमारे यहाँ भगवान की कृपा से 3 दिवसीय त्रिदिवसीय पौष बड़ा मन जाता है। तो अब की बार दूसरा पौष बड़ा महोत्सव दिनांक 11 तारीख शनिवार को मनाया जाएगा। भगवान नारायण का अभिषेक होगा, श्री सूत्र पुरुषोत्तर के पाठ होंगे, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ, और भगवान को दाल के पोड़े और पुआ गुलगुला बनाकर भगवान को भोग लगाया जाएगा। 1 बजे से भगवान का मंदिर में महिलाओं और भक्तों के द्वारा सत्संग होगा, भजन कीर्तन होगा। आप सबसे प्रार्थना है ये दूसरा पौष बड़ा महोत्सव में आप सब लोग मंदिर में पधार कर भगवान नारायण का सत्संग का लाभ लें और पौष बड़ा का प्रसाद लेकर भगवान नारायण का पुण्य प्राप्त करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। लायंस क्लब ने लायंस परिवार शादी.com नाम से सेवा आरंभ की है। लायंस इंटरनेशनल के प्रांतपाल सुनील अरोड़ा की पहल पर सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इसकी शुरुआत हुई है। रीजन चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता के अनुसार लायंस परिवारों में विवाह योग्य अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए अब एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा। उधर इसकी रूपरेखा के लिए पदाधिकारियों ने जूम मीटिंग का आयोजन किया। उधर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ओपी मंगल ने बताया कि राम कुमार गुप्ता ने इस निःशुल्क सेवा को सफल करने के लिए 1,51,000 रुपए का सहयोग देने का ऐलान भी किया। अलवर के लालखान चमेली बाग स्थित धर्मनाथ की बगीचे में विशाल सत्संग एवं भंडारे का आयोजन शनिवार को होगा। इस दिन सुबह 9 बजे सत्संग का शुभारंभ होगा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाराज साधु दास जी महाराज जी की का ब्रह्मलीन दिनांक 2/12/2024 को हो गया था। इसके उपलक्ष्य में दिनांक 11 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे चमेली बाग के अंदर सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ ही दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी भाई बंधुओं बहनों सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करें और इस भंडारे का आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करें। इनके द्वारा किया जा रहा है क्या क्या कार्यक्रम है? महाराज जी अच्छा महाराज जी का नाम यह कार्यक्रम महाराज धर्मनाथ जी महाराज जी व बस्ती के महा बड़े लोगों व उनके सहयोग से यह कार्य यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। इस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। एकादशी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अलवर की कचहरी रोड से श्रद्धालु खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि वे प्रथम बार बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस दौरान भक्त बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही खाटू धाम पहुंचकर दर्शन को लेकर उत्सुकता एवं श्रद्धा नजर आई। हाँ, ये यात्रा जा रही है खाटू श्याम जी के लिए जा रही है। पहली बार हम यहाँ नई सड़क कच्ची रोड से जा रहे हैं और सभी भक्त लोग जो है 45-40 आदमी जा रहे हैं। हम जो है बड़े प्रेम से जा रहे हैं। बोल हम यहाँ पहली बार जा रहे हैं खाटू श्याम जी। बस यात्रा पहली बार स्टार्ट करी है। 50-60 यात्री हैं हम और पहली बार जा रहे हैं सब। 11 के उपलक्ष्य में कल 11 हो जाएगी, 11 को दर्शन हो जाएंगे सुबह। इस जगह से हम 50-60 यात्री पहली बार जा रहे हैं बस यात्रा। सकट गांव में पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बोरिंग को पाइका गुवाड़ा के लोग नहीं होने दे रहे। इस गांव के लोगों का कहना है कि बोरिंग से पूरा पानी सकट में चला जाएगा। ज्ञापन में इस बात को भ्रामक करार देते हुए बताया गया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत 5 बोरवेल होने हैं। इनमें से 2 बोरवेल सकट गाँव के लिए होंगे। हमारे पानी की समस्या थी जो केंद्र से पास हुआ था 3 करोड़ 53 लाख 3 करोड़ 53 लाख जल जीवन मिशन में। तो अब वो जो नियुक्त करी थी ना, जो वहाँ बोर को काटवा दे रहे, इसलिए कलेक्टर साहब से मिल रहा है। कौन लोग है वो मीना ही है, पाइक वाड़ा वाले।
दूसरे गांव के क्या कहते हैं वो लोग? वो अभी वह तो लड़ाई झगड़ा करे थी। अब हम कानून हाथ में ले कौन चाह, हमने साहब से मिल पाया था। कितने लोगों की आबादी है उनके आपके गाँव में? 6,000 तो वोटर है साहब हमारे। 10,000 के करीब। कितनी है? कितनी आबादी है? 10-12 हजार। और क्या समस्या यही है? बस पानी की है। अब हमारे एरिया में पानी नहीं है। कितने दिन से समस्या आ रही है? ये तो सब ठेठ स्विच है साहब, टैंकर मोल का पानी पी रहा था। अब बड़ी मुश्किल ही मतलब मोदी जी ने पास करे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233265। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है।
बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में 15 प्रकरण पहुंचे। वहीं लोगों ने अनेक विभागों से संबंधित परिवाद पेश किए। उधर हनुमान भक्त गोविंद जोशी, सतीश कुमार और गौरव ने बताया कि सरिस्का का सिलीबेरी गेट पहले पूर्णमासी को खुलता था, लेकिन इसे अब वन विभाग ने बंद कर दिया, जबकि मुख्य गेट और टहला गेट खुला रहता है। उन्होंने पूर्णमासी पर सिलीबेरी गेट फिर से खोले जाने की मांग की है। क्या समस्या है?
समस्या ये है कि श्री श्री 1008 पांडुपोल हनुमान जी महाराज जी का जो दरबार है वो शनिवार मंगलवार को खुला रहता है, और जबकि पूर्णमासी महीने की पूर्णमासी आती है उस पर खुला रहता है। जबकि सिलीबेरी जो गेट है उसको ये वन विभाग वाले अपनी मनमर्जी से बंद रखते हैं, और टैला गेट और सरिस्का गेट दोनों खुले रहते हैं पूर्णमासी को। हमने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है, या तो ये लोग आज हमने जो जन सुनवाई है उपखंड अधिकारी इनको भी बताया है ये गेट शीघ्र रूप से खोला जाए, वरना हम आंदोलन करेंगे आने वाले समय में। खुलना चाहिए पूर्णमासी के दिन। सिलीबेरी जो गेट है इससे सैकड़ों गांव लगते हैं, बालेटा, खालेटा, पृथ्वीपुरा, जो सब श्रद्धालु जाते हैं, सबका आस्था का प्रतीक है बाबा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रशासन से भी अनुरोध है कि आप पूर्णमासी को भी बाबा का दरबार खुला रहता है तो गेट खोलने की कृपा करें। वहीं इसके अलावा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क की मरम्मत, साईं बाबा मंदिर मार्ग पर नाले निर्माण और पालिका क्षेत्र में पट्टा जारी करने आदि के परिवाद आए। उधर रतनगढ़ पाला पंचायत मुख्यालय पर पानी निकासी नहीं होने और गंदगी रहने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की। एसडीएम नवजोत कंवरिया के अलावा यहां तहसीलदार मेघा मीणा, विकास अधिकारी ओम प्रकाश सैनी, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा आदि उपस्थित रहे। ग्राम सताना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन सनातन शास्त्री ने माता पार्वती और भगवान भोले के विवाह की कथा सुनाई। इसके अलावा शिव पार्वती की मनमोहक झांकी सजाई गई। उधर श्रद्धालु महिलाओं ने भेंट प्रदान कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालु डॉक्टर दिलीप सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। मालाखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मौसमी रोगों के पीड़ित बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके बावजूद ओपीडी में बैठने के लिए डॉक्टर्स के अलग अलग कक्ष नहीं है। इस वजह से मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है। साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार अतिरिक्त कक्ष बनवाने और रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सीएमएचओ को पत्र लिखा जा चुका है। इसके अलावा सीएचसी में 350 से अधिक प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मंदिरों में शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी और वैकुंठ एकादशी पर भजन सत्संग का दौर चला। वहीं मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा मंदिर पर रात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा गया। वहीं शनिवार को प्रसाद वितरण किया जाएगा। उधर भजन सत्संग के कार्यक्रम में कलाकारों ने देवी मां का गुणगान किया। आचार्य अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा के धाम पर विशाल धार्मिक आयोजन जारी है। शुक्रवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। स्टेट हाईवे 44 पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। भक्तों ने ध्वज, निशान और प्रसाद का वितरण किया। श्याम बाबा मंदिर स्थापना का 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम किए गए। साथ ही श्रद्धालु राजेंद्र जोशी और गोविंद जोशी की ओर से निशान चढ़ाकर प्रसाद वितरण किया गया। अकबरपुर में मोक्षधाम जाने वाले मार्ग में गंदगी होने के कारण अंतिम संस्कार में जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ग्रामीणों की मांग है कि रोड के दोनों ओर नाली बनवाई जाए। इससे दूषित पानी का निकास हो सकेगा और सड़क की हालत सुधरेगी। यहाँ जी के ये अकबरपुर का मेन शमशान घाट का रास्ता है और यहाँ जी के लोग बागन ने बिल्कुल नाड़ी बीच में कर रखी है, जो पानी बिल्कुल बीच में रहता है। शमशान मुर्दे को ले जाते हैं, उसको पैर रखने को भी जगह नहीं है, ऐसे बच कर जाते हैं। ऐसी नाड़ी खराब कर रखी है। तो यहाँ मतलब ध्यान देना चाहिए प्रशासन का। हाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि रास्ता सही करवाया जाए, जो आराम से ये अर्थी को सही ले जा सके। अकबरपुर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह कोहरे ने दस्तक दी। पिछले 2 दिन से मौसम साफ था, लेकिन शुक्रवार को चारों ओर कोहरा छाया रहा। अलवर जयपुर हाईवे पर चालक लाइट जलाकर वाहनों को चलाते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिला है। इसके अलावा बरसात होने की भी संभावना जताई जा रही है। 2 दिन से तो जैसे काफी तेज धूप थी, जो दोपहर में धूप में बैठा भी नहीं जाता था। आज अचानक मौसम परिवर्तन देखा गया है कि जो सामने जैसे अभी रोड पे वाहन जा रहे हैं उनको लाइट जला के चलना पड़ रहा है कि आमने सामने कुछ दूरी पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी मौसम विभाग ने भी 2 दिन का अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी देखने को इसके हिसाब से सर्दी का असर बढ़ सकता है। कितनी सर्दी आज सुबह से हुआ है कि अभी हुआ है? ये मौसम सुबह बिल्कुल साफ था। 7:30 बजे के बाद एकदम से अचानक से काफी सारी धुंध आ गई। एक दूसरे को देखना भी मतलब काफी दूरी से कुछ ही दूरी पे देख भी नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा धुंध हो गई। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। इससे दूर दराज के गांव से आने वाली छात्राएं समय पर विद्यालय पहुंच सकेंगी। बालिकाओं को मिठाई वितरित करने के साथ ही तिलक लगाकर साइकिल भेंट की गई। इस मौके पर अध्यापिकाओं ने बताया कि कक्षा 9वीं की 72 छात्राओं को साइकिलें दी गई हैं।
राज्य सरकार की ये जो योजना है साइकिल वितरण योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इससे लड़कियां बहुत खुश हुई हैं और जो लड़कियां दूर से आने वाली लड़कियां जो स्कूल नहीं आ पाती थी वो भी अब विद्यालय आती हैं, क्योंकि साइकिल से उनका स्कूल आना बहुत आसान हो गया है और दूरी भी साइकिल की वजह से कम हो गई है, उनका टाइम बच जाता है और घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो भी बच्चियों को साइकिल से विद्यालय भेजते हैं। अकबरपुर विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण जो राज्य सरकार की योजना है उसके अंतर्गत बच्चियों को साइकिलें वितरित की जा रही हैं, तो बच्चों के चेहरे पे बहुत खुशी है, क्योंकि दूर दराज से आती हैं बच्चियां, तो इनको आने में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगभग इतना समय लग जाता है। तो बच्चियां बहुत खुश हैं, इनके चेहरे पे जैसा कि आप देख रहे हैं खुशी नज़र आ रही है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर उमरैल में 72 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई और ये राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि दूर दराज से बच्चियां आती हैं और आने में विद्यालय में लेट हो जाती हैं। उस लेट आवर्स में आने के कारण पढ़ाई में व्यवधान होता है, बच्चे अपना जो अचीवमेंट पूरा नहीं कर पाते। उसी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना जो निःशुल्क साइकिल की है वो बहुत अच्छी योजना है और इसके तहत सरकार ने जो साइकिल योजना को जो बढ़ावा दिया है उसके तहत हमने आज इस विद्यालय में इन बच्चों को साइकिल वितरण किए, जिससे ये अपने घर से विद्यालय के लिए जल्दी से साइकिल के द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंच सके और अपना जो विद्यालय में आने का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। 9th की बच्ची, हाँ, कक्षा 9th की बच्चों को गवर्नमेंट की योजना के तहत कक्षा 9th की बच्ची को ही साइकिल दी जानी थी, निश्चित है, और उसी के तहत हमने आज ये 72 साइकिलें विद्यालय स्टाफ के साथ इन बच्चों को वितरित की। सनातन सभा राजगढ़ की ओर से स्टेशन मार्ग स्थित सैनी धर्मशाला से श्री रामलला की शोभा यात्रा निकाली गई। सनातन सभा से जुड़े मदनलाल शर्मा ने बताया कि वार्षिक महोत्सव के तहत शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ गोविंद देव बाजार स्थित सीताराम जी मंदिर पहुंची। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही शनिवार को सुबह 10:30 बजे सीताराम जी मंदिर में भजन सत्संग होगा। राजगढ़ कस्बे में सनातन सभा द्वारा अयोध्या में भगवान श्री रामलला का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी विक्रम संवत द्वादशी पोष शुक्ल द्वादशी को जो उनका वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके संदर्भ में उनका वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें राजगढ़ शहर के सभी सनातन प्रेमियों द्वारा भगवान राम की भव्य झांकियों का नगर यात्रा और उसमें हज़ारों लोगों की उपस्थिति थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। उसके बाद यहाँ महाआरती का आयोजन किया गया और फिर प्रसाद वितरण हुआ। कल प्रातः 10:30 बजे से 1 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सभी सनातन प्रेमियों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम राजगढ़ सनातन सभा द्वारा आयोजित किया गया है। मैं सभी सनातन बंधुओं से, माता बहनों से, सनातन सभा राजगढ़ की ओर से आग्रह करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में कल लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में आयोजित भजन समारोह में सादर आमंत्रित। रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में श्री लाडली जू सरकार का प्रथम प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ हुई। प्रमुख मार्गों और बाजारों से झांकियों के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं तिरंगा बाजार और मेन मार्केट के व्यापारियों ने फूलों की वर्षा के साथ ही प्रसाद वितरण किया। वहीं शोभा यात्रा का समापन दांतला रोड स्थित श्री लाडली जू सरकार मंदिर पर हुआ। वहीं इस मौके पर गुड्डू शर्मा, जितेंद्र, भगवान दास गंगवानी, वासुदेव दासवानी, पदम टंडन और संजय कोसलानी आदि ने झांकियों का भव्य स्वागत किया। साथ ही ऋषभ शर्मा, भगवान दास, आदित्य, गोपाल, विष्णु और चिराग आदि भक्तों की मौजूदगी रही। समाज सेवी नवयुवक मंडल ने एडवोकेट फखरुद्दीन के नेतृत्व में खैरथल एडीएम शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। इसमें पाटन मेवात में पानी की समस्याओं को दूर करने की मांग उठाई। ज्ञापन के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में 3 बोरिंग लगे हुए हैं। इन बोरिंग से कनेक्शन कर पाटन मेवात, हरिकिशन की ढाणी और रमेश प्रजापत की ढाणी में पानी पहुंचाने की मांग है। उधर इस मौके पर हकीम अली, सोनू सेन, वसीम, आरिफ खान, फखरुद्दीन, आरिफ हुसैन, जावेद और अमित कुमार आदि मौजूद रहे। इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल की ओर से टैलेंट सर्च एवं स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पोस्टर का विमोचन संपन्न हुआ। वहीं निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहने वाले मेधावियों को आकर्षक नगद पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही कई अन्य विशेष उपहार दिए जाएंगे।
इस एग्जाम में लगभग 11 लाख रुपए के नगद इनाम के साथ ही करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उधर एग्जाम कोऑर्डिनेटर आचार्य राजेश कुमार ने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए द्वितीय चरण का टैलेंट सर्च एग्जाम 31 मार्च को होगा। वहीं 9 फरवरी को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म के साथ ही स्कूल में पहुंचकर ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। वहीं परीक्षा केंद्र खैरथल स्थित इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल में होगा। सोडावा सजरका स्टेट हाईवे पर भानौद गांव के पास 100 मीटर बाईपास का निर्माण कार्य 25 वर्षों से बाधित था, लेकिन अब यहां से अतिक्रमण हटाकर काम को रफ्तार दी गई है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी ने अंजाम दिया। साथ ही 50 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण करवाया गया है। बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ने सन 1993 में भूमि अवाप्त की थी। स्टेट हाईवे का निर्माण वर्ष 2003 में हुआ और 2011 में नवीनीकरण किया गया, लेकिन लगभग 25 वर्षों से भानौद बाईपास भूमि पर 3 पक्के मकान और कुछ स्थानों पर टीन शेड का अतिक्रमण कायम है। ऐसे में 100 मीटर का कार्य रुका हुआ था। जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह अतिक्रमण हटाने के साथ ही यातायात सुचारू कर दिया गया है। स्वामी ध्यानगिरी महाराज के 33वें वर्षीय उत्सव की तैयारियों को लेकर खैरथल में बैठक हुई। यह बैठक आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। इसमें पूज्य सिंधी पंचायत एवं स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने बताया कि 13 और 14 जनवरी को 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन होगा। उधर बैठक में लालचंद रोघा, मनोहर लाल रोघा, जेठानंद लखानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, गोपाल दास पेशवानी, अशोक महलवानी, टीकमदास मुरजानी और जाजन दास मुलानी आदि उपस्थित रहे। BIS के 78वें स्थापना दिवस पर भिवाड़ी में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। इसमें अलवर, दौसा एवं खैरथल तिजारा जिलों से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। साथ ही अलाइड मेडिकल और ओरिएंट केबल को सम्मानित किया गया। इस दौरान BIS राजस्थान की निदेशक एवं प्रमुख कनिका कालिया ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही उद्योग जगत के हितों के प्रति भी उत्तरदायित्व निभा पाए। वे शुक्रवार को भिवाड़ी के MSME टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद और सेवाएं दिलाने का प्रयास है। उधर कार्यक्रम को BMA के अध्यक्ष जसबीर सिंह राणा ने भी संबोधित किया। साथ ही पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान सहित राकेश पति ने विचार रखे। वहीं ऐप गुरु मोहम्मद इमरान खान ने BIS केयर ऐप को बेहद उपयोगी बताया। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो का 78वां संस्थापना दिवस है जो 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें हम लोग भिवाड़ी अलवर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा इंटेंट ये है कि इस देश की क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी बने। तो इंडस्ट्री के साथ एक मंथन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। उनकी जर्नी थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, जो यहाँ के यूनिट्स हैं उनके साथ बैठक में बात करेंगे। प्रयास यही है कि देश की क्वालिटी को सबसे अच्छा बनाना है और मानकों पे और अधिक हम लोगों को कार्य करना है। तो इसी के लिए ये एक स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव हमने भिवाड़ी में आयोजित किया। मैम, एक दिन का ही कार्यक्रम था? ये 2-3 दिन? ये एक दिन का ही प्रोग्राम है। इसमें हमारे लगभग 200 के आसपास हितधारक, जिसमें लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री ये जुड़ी है और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि मानकों पे और अधिक यहाँ पर परिचर्चा। टपुकड़ा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित पंचायती हनुमान मंदिर में भाजपा ने स्वागत कार्यक्रम किया। यहां मनमोहन गर्ग के नेतृत्व में नवनियुक्त टपुकड़ा मंडल अध्यक्ष विजय यादव और पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान का स्वागत किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि जितेंद्र गर्ग, भालू खेड़ापति, तुलसीराम सेन, सुभाष जांगेड़, मंगतूराम यादव, मुकेश शर्मा, अर्चक पुरोहित, हरदीप और सतीश सेन आदि मौजूद रहे। शर्मा, उप भालू खेड़ापति, पंचायती मंदिर महंत। ये जी पहले तो ओमवीर जी थे, अब टपुकड़ा के मंडल अध्यक्ष श्री विजय यादव जी को बना दिया गया है। अब उनसे हमारा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के लिए काम करें और पार्टी के साथ साथ समाज सेवा और गांव की छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान दें और उसको पूरा कराएं। और ये जो आज स्वागत किया गया है, ये मोनू भाई ने किया है और इसमें सभी गांव के गणमान्य व्यक्ति आए और उन्होंने स्वागत किया और बहुत ज़ोर शोर से प्रोग्राम रहा। बाद में प्रसाद वितरक बाबा के भोग लगा के
शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन 17 और 18 जनवरी को बीकानेर में होगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत और प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने बताया कि इसकी तैयारियों को लेकर शिक्षकों से संपर्क जारी है। वहीं सम्मेलन में शिक्षकों की प्रमुख मांगे रखी जाएंगी। इसमें अलवर, बहरोड, कोटपुतली और खैरतल तिजारा सहित प्रदेश भर के जिलों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन 17 और 18 जनवरी 2025 को बीकानेर मुख्यालय पर आयोजित होगा, जिसमें पूरे राज्य से बड़ी संख्या में शिक्षकगण भाग लेंगे। जिसमें शिक्षकों की प्रमुख मांगे तबादले सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक की व्याख्याता पदों पर बकाया पदोन्नति शीघ्र करवाने, कंप्यूटर अनुदेशकों का कैडर संशोधन और वेतन विसंगति सहित महात्मा गांधी स्कूलों में शीघ्र पदस्थापन सहित विभिन्न मांगों पर मंथन किया जाएगा। बीकानेर में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में अलवर और खैरतल तिजारा जिले से भी बड़ी संख्या में शिक्षकगण भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। प्रदेश महासचिव ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की हालत खराब थी और कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। इसके बावजूद ईवीएम मशीन के कारण चुनाव में भाजपा की जीत हुई। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम नेताओं की मांग है कि जो चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के होने वाले हैं वो सभी बैलेट पेपर से कराए जाएं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करते हैं, उसको हैंग किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो देश की जनता और देश के नेता चाहते हैं कि चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से हो। प्रदेश के आप महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आज पूरा देश चाहता है कि ईवीएम मशीनों को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती कि बैलेट पेपर से हो। कहीं जब इन पे किसी पे सीधा लांच लग रहा है कि ईवीएम मशीनों में हैंग हो सकती है, हेराफेरी हो सकती है, तो इनको हटाते क्यों नहीं? आप पारदर्शिता से चुनाव कराया जाए। मोदी जी से निवेदन है कि पारदर्शिता से चुनाव कराएं। कहते तो ये हैं लेकिन कराते नहीं। आज पूरा विपक्ष, पूरी पब्लिक, हिंदुस्तान की सारी जनता चाहती है कि ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर चुनाव कराएं ताकि पारदर्शिता हो। हम तो कहते हैं कि दिल्ली के चुनाव हैं, दिल्ली के चुनाव से शुरुआत कर दी जाए। अभी इनका हरियाणा में चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, खूब पेपरबाजी हुई थी, नेताओं ने खूब विरोध किया था कि आप मशीनें हैंग हो रही है, मशीनों में हेराफेरी हो रही है, लेकिन ये नहीं मान रहे। तो आगे इस तरह से जब लग रहा है तो इनको पारदर्शिता दिखाते हुए आगे आकर के इनको बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव अशोक कुमार सैनी ने पार्टी सांसद प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता रमेश विधूड़ी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं का अपमान करने वाले नेताओं को संरक्षित किया जाता है। इससे पहले भी सांसद बृजभूषण सिंह द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन भाजपा ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश विधूड़ी ने बयान दिया है कि दिल्ली की सड़कों को उनके गाल के जैसा बना देंगे, तो इस तरह का शर्मनाक बयान सामने आया है। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज रमेश विधूड़ी ने बुलाया, यहाँ तो बीजेपी का हर एक नेता महिला विरोधी बातें करते हैं। आज रमेश विधूड़ी ने जो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर के गलत बयानबाजी करिए। हमारे नेता आदरणीय हमारे सांसद प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज जिम्मेदार पोस्ट पर बैठी हैं, उनके लिए इस तरह से अपशब्द बोलना, तो ये तो इनकी सोच बीजेपी के नेताओं की बताती है कि कितनी इनकी गंदी सोच है, किस तरह से महिलाओं के खिलाफ ये हुए हैं। ये बीजेपी के नेता महिला विरोधी पार्टी है, ये कुछ नहीं है, अपने सत्ता में आने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे आदमी को निवेदन है मेरा इसके राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी से कि ऐसे पार्टी का इसको निकाला जाए। और ये रमेश विधूड़ी ने इससे पूर्व में भी एक जो इनका अध्यक्ष था क्रिकेट में, उसमें खेल में, बृजभूषण सिंह, उसने भी इस तरह से गलत बयानबाजी करी, तो उन्होंने हमारे बच्चियों के लिए गलत बोला था। तो ये इनके तो सभी नेता इस तरह से हैं, तो ये इनकी सोच में करने में फ़र्क है।
मेरा तो इनसे निवेदन है कि इनको तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दो। सर, गांधी परिवार है, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, उसके बाद राजीव गांधी ने शहादत दी। गांधी परिवार शहादत से जुड़ा हुआ है, शहादत देता आया है। पहले भी पंडित नेहरू ने देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, देश की आज़ादी में काम किया, देश को आज़ाद कराया। तो ऐसे परिवार के खिलाफ ये बोलते हैं, आपको लगता है कि ये जब शहादत, जो त्याग बलिदान का जो परिवार है उसको ही नहीं बकस रहे, तो आम महिला या आम महिला नेताओं के खिलाफ तो ये इस तरह के कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं? तो इनकी मानसिकता ही ऐसी है। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि इनके बीजेपी के नेताओं की मानसिकता इस तरह से है कि हमेशा विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भाषा बोलते हैं। इनको पब्लिक ने सत्ता पे बैठाया, गलत बयानबाजी करके, झूठ बोल करके सत्ता हासिल करी इन्होंने। आज इनको 10 साल से ऊपर इनको सत्ता में बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे सिवाय गांधी परिवार के पीछे लगे हुए हैं। जो आज देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसने कुर्बानियाँ दी, उस परिवार के खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए गलत बोलते हैं, जबकि आज देश में जितना भी विकास हुआ, जितना उसके जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ उतना कभी नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी आज चाहे एम्स ले लो, चाहे नए नए जितने भी है पुराने प्रोजेक्ट हैं, वो सारे उनके टाइम पे किए हुए हैं। आज मोदी जी ने 10 साल से ऊपर हो गया, एक पैसा का कोई काम नहीं किया। ये बताएं कोई भी काम। आज चाहे हमारे दिल्ली में सरकार थी, दिल्ली के में चुनाव हो रहे हैं, वह गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं मंच पे, आप बता रहे हो कि हमारी सरकार ने क्या काम किया, तुमने 10 साल में क्या काम किया है। तो ये कहने का कुछ नहीं है, सिवाय जो पुरानी स्कीमें हैं उनको बदल करके, नाम बदल करके काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, गांधी परिवार के लिए गलत बोलते हैं, हमारे पार्टी के लिए गलत बोलते हैं। इसलिए इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा पब्लिक के, दिल्ली के नेताओं से, पब्लिक से, कि इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अलवर में 11 और 12 जनवरी को ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा RC2 का सम्मेलन होगा। हनुमान सर्कल के समीप झंकार होटल में होने वाले आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष रामपाल सैनी एवं महासचिव गोपी किशन के नेतृत्व में पूरे राजस्थान से लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं डेलीगेट स्वागत समिति अध्यक्ष राजेश याज्ञिक को बनाया गया है। शनिवार सुबह 11 बजे झंडारोहण के साथ प्रांतीय सम्मेलन का आगाज होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र AICTU की राज्य शाखा राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RC2 का ये 12वां प्रांतीय सम्मेलन अलवर के झंकार होटल हनुमान सर्किल पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे राजस्थान से लगभग 100-125 डेलीगेट रहेंगे और उनकी अगुवाई करेंगे हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड रामपाल सैनी और महासचिव कॉमरेड गोपी किशन। ये सम्मेलन 11 जनवरी को सुबह झंडारोहण के साथ में प्रारंभ होगा। इस सम्मेलन में महामंत्री की रिपोर्ट, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और अपनी लोकल, वो तमाम विस्तृत रूप से पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट पर इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित डेलीगेट चर्चा करेंगे, अपना मत रखेंगे। उसके बाद उस रिपोर्ट, उस मत का जवाब महासचिव देंगे। इसी सेशन में हम लगभग 12 प्रस्ताव पास करेंगे और वो प्रस्ताव होंगे न्यूनतम मजदूरी पर, बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई महंगाई पर और श्रमिक कानूनों पर। जो सरकार, जिन कानूनों को हमने लड़ कर के बनवाया, सरकार उनको ख़त्म करके 4 कोड बनाने जा रही है, तो उसके विरोध में भी हम प्रस्ताव पारित करेंगे। हम प्रस्ताव पारित करेंगे EPFO की जो पेंशन है, मजदूरों को न्यूनतम पेंशन एक माह की 15,000 रुपये देनी चाहिए, तो वो हमारा प्रस्ताव पारित होगा। हम मजदूर और किसान की एकता का प्रस्ताव भी पास करेंगे, क्योंकि देश के अंदर जब भी क्रांति आई है उसमें मजदूर और किसान एक साथ मिलकर के लड़े हैं, तो ही क्रांति आई। हम इस बात का भी प्रस्ताव पास करेंगे इस सम्मेलन में
कि जहाँ जो 8 घंटे की मजदूरी होती थी, अब 8 घंटे का तो कोई नाम ही नहीं लेता, 12 घंटे से कम कोई काम नहीं करवाता। तो हम 8 घंटे का मूल अधिकार मिले मजदूर को, इस पर भी हम प्रस्ताव पारित करेंगे। और इसके बाद हमारा एक सेशन होगा महत्वपूर्ण 12 तारीख को, वो समापन सत्र का। उस समापन सत्र में हम अलवर जिले के अंदर जितने भी हमारे बिरादराना संगठन हैं, HMS है, एटक है, इंटक है, C2 है, इन संगठनों को, इनके प्रतिनिधियों को हम बुलवाएंगे। इसमें किसान प्रतिनिधि भी आएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। और ये पूरा 2 दिन की कॉन्फ्रेंस बहुत अनुशासित तरीके से चलेगी। सर कौन सी तारीख को रहेंगे ये 12 तारीख को 12 बजे से ये समापन सत्र में रहेंगे, ठीक, जो इनवाइटी हैं। और बाकी हमारी स्वागत समिति जो है वो कॉमरेड राजेश याज्ञिक के नेतृत्व में इस पूरे आयोजन को भली प्रकार से देखेगी और इसकी तैयारियां भी देख रही है। खैरथल स्थित राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन पर युवाओं ने प्रेरक प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि इस समापन के अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों ने अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद खंडेलवाल, बबलू मेहता, मनोज परमार, हीरालाल भूरानी, प्रमोद केवलानी, दिनेश मुखीजा और रूपचंद भारती आदि को प्राचार्य ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। वहीं NSS गार्डन महाविद्यालय को समर्पित किया गया। इसके अलावा भावपूर्ण राजस्थानी गीतों पर लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर कॉलेज को 250 पौधे प्रदान करने वाले स्टार प्रिंटर के निदेशक अली मोहम्मद सहित अन्य सहयोगियों को सम्मानित किया गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बड़े शहरों की तर्ज पर शहर में विकसित होंगी फूड स्ट्रीट। 3 स्थान चिन्हित करने के लिए UIT और नगर निगम अफसरों ने किया दौरा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लगाया जांच शिविर। सरस डेयरी के कैंप में लोगों ने दूध के सैंपलों की करवाई जांच। मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ मिनी सचिवालय पहुंचे बाशिंदे। रामनगर निवासियों ने जताया विरोध। और अब अलवर में नहीं बनेंगे अन्य जिलों के दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्थानीय आवेदकों को हुई सहूलियत। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।